बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कोरोना के फैलाव के हवाले से। इस वक्त मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज़ी से जारी है। यानी कहाँ पाकिस्तान ने पहले 10,000 केसेस 57 दिन में पूरे किए, तो अब जो आखिरी 10,000 केसेस हैं वो 2 दिन में पूरे हुए हैं। यानी इस वक्त कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये कोरोना के फैलने की पीक नहीं है। यानी अभी इंतहाई बुलंद सतह पे इसके फैलाव नहीं पहुंचा है, अभी मज़ीद इसमें बुलंदी आनी है। यानी अगर मज़ीद दिन गुजरते हैं और अब जबकि कहा जा रहा है कि इस वक्त कोरोना का फैलाव सबसे ज़्यादा है, तो इसके असरात जो हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड जो कि 4 से लेकर 14 दिन तक का है कोरोना वायरस का, इसके बाद ही सही पता चल सकेगा कि पर डे यानी यौमिया कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि क्या जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना के केसेस उतने ही मुल्क में मौजूद हैं या उससे कहीं ज़्यादा हैं। यानी पहले ये कहा जाता था कि शायद इंसान के या किसी भी शख्स के करीबी सर्कल में लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है, चाहे दुकानदार हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों या और दोस्त अहबाब हों, लेकिन अब कोरोना के केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के करीब आते जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से है कि लोग अब लोगों के क्लोज सर्कल, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, इनमें भी कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इसका फैलाव इस कदर तेज़ी से हो रहा है? यानी आया इस वायरस के फैलाव में कुछ कुदरती तौर पे शिद्दत आ गई है या लोग एहतियात नहीं कर रहे या फिर जो SOPs बनाई गई थी उन पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लॉकडाउन कम कर दिया गया, लॉकडाउन को खोल दिया गया, दुकानें खोल दी गई और जिस तरह लॉकडाउन खुलने से पहले ये कहा जा रहा था कि अगर ये लॉकडाउन खोला गया तो फिर बीमारियां जो हैं ख़ास तौर पे कोरोना का बढ़ने का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। क्या सिर्फ लॉकडाउन ही इसका सलूशन है या हल है, या फिर अगर इंसान अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर ले, अपना तर्ज ज़िंदगी बदल ले, तो क्या कोरोना से बचा जा सकता है? हमने मगरबी ममालिक में देखा जहाँ बहुत पीक भी आई और बहुत से केसेस, हज़ारों की तादाद में केसेस यौमिया जो है वो रिपोर्ट होते रहे, लेकिन अब दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना के फैलाव का सिलसिला रुक गया है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इटली में एक ख़ास रिसर्च की गई जिसमें ये पता चलाया गया कि कोरोना के 22 अमवात जो हो रही हैं वो उस वायरस से या लंग्स या फेफड़ों में जो आर्ज़ा है उससे नहीं होती, बल्कि इंसान की शरीयानों में खून के जमने से अमवात होती हैं। और ये रिसर्च जो की गई है यानी मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है कि इस तरीके से सोर्सेज यानी ज़राए जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करने के बाद इस बात को देखा गया कि जो लोग मौत का शिकार हुए कोरोना की वजह से उनकी शरीयानों में खून जमा हुआ था। यानी ये वायरस जहाँ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुँचाता है, वहीं इंसान की शरीयानों को भी तबाह करता है। यानी उन शरीयानों में जो खून मौजूद होता है उसको जमा देता है, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन हमारे इस कराची शहर के हॉस्पिटल्स जो हैं ये भी फुल हो गए हैं। यानी मुख्तलिफ अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पे अब एमरजेंसीज़ में बोर्ड लगा दिया गया है कि मज़ीद गुंजाइश नहीं है। बहरहाल इसका फैलाव कैसे होता है, टेस्टिंग कैसी की जाती है, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं और क्या इलाज करना चाहिए, इस वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा जो कि ईसा लेबॉरेटरीज़ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के CEO हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। जी जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप? माशाल्लाह एक तरफ CEO हैं डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के, साथ साथ आपकी समाजी खिदमात भी हैं। रोटरी क्लब के हवाले से बात की जाए या और दूसरी जो समाजी खिदमात है उनके हवाले से बात की जाए, तो आप क्या कहते हैं? सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये कोरोना का फैलाव जो है ये लॉकडाउन ख़त्म होने की वजह से है, चूँकि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, मार्केट्स खोल दी गई, या फिर लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं? देखिए, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। ये जो केसेस बढ़ना शुरू हुए ये मई में, आप समझें कि मई से पहले ये 16-17 हज़ार थे और जो मई के टाइम पे मई के महीने में ये 50,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। और अगर ये लॉकडाउन सिर्फ खोलने की वजह से होता तो ये ईद के पास खोले गए थे, यानी मई के एंड की तरफ, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी इतना नहीं होता कि अलामात नजर आए और लोग जो है अपने टेस्ट कराएं। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉम्बिनेशन है,
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। लोग उस वक्त भी, जिस वक्त लॉकडाउन था, तो मेजर सिटीज में एहतियात कर रहे थे, लेकिन बाकी जो पाकिस्तान के दूसरे छोटे शहर हैं और गांव हैं उसमें तो बिल्कुल भी कोई एहतियात नहीं है। और एक कौम है जो बड़े शहरों में भी थी, जो कि बिलीव नहीं कर रही थी कि कोरोना है, और वो इसको एक साजिश समझ रहे थे, या वो समझ रहे थे कि ये एक फेक न्यूज़ है, ये कोई ऐसी कहानी है। ये हजार इनके सामने जो है ऐसी चीज़ें आ रही थी जो कि उनको ये कमिट कर रही थी, उनके साथ उनको कन्विंस कर रही थी कि ये कोई वायरस है ही नहीं। अब सिचुएशन जो है केयरलेसनेस की वजह से बढ़ी है। अगर गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि माशियत को संभालने के लिए कि लोग काम पे जाएं और दुकानें खुलें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ निकल के शॉपिंग पे निकल जाएं, रश वाली जगह पे चले जाएं। एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं, SOPs बताए गए, उनको ना फॉलो करें। जब लॉकडाउन को खोला, गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन को खोला तो उसका जो है ये उसके साथ एक शराइत थी कि आप SOPs को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, लेकिन लोगों ने वो नहीं किया। मैं अभी भी गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, प्लीज अपना ख्याल रखें। जिनको काम पे जाना है वो भी जरूरी है, और जो काम पे नहीं जा रहे हैं, जो घर पे रहे हैं, वो अपनी जो है इसकी सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी एहतियाती तदाबीर कही गई हैं उस पर अमल करें। हम ऐसे महसूस जरूर हो रहा है कि हम पीक की तरफ मूव हो रहे हैं, डेटा भी बढ़ता चला जा रहा है और हालात भी बेहतर चले जा रहे हैं। और आप अपने प्रोग्राम में जैसे बता रहे थे, सारे वेंटिलेटर्स जो हैं वो फुल हैं और कहीं जगह नहीं मिल रही है। एक ही तरीकाकार है कि बचाव के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये सीरियसनेस जो है इसकी कैपेसिटी नहीं है। ये भी हम जानते हैं कि 90% लोग तो इसकी बीमारी से ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसकी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर 2% लोग भी क्रिटिकल होते हैं, तो अगर हम सिर्फ कराची की पॉपुलेशन 2 करोड़ भी समझ लें, तो ये 2% जो है वो 4 लाख बनता है। और हमारे पास सिंध के अंदर बढ़ाने पे वेंटिलेटर मैं समझता हूँ 1000-1500 से ज्यादा नहीं है पूरे सिंध के अंदर, और यही हाल पूरे पाकिस्तान का है। तो गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, कोशिश भी कर रही है। तराजू के 2 पलड़े हैं, एक है हेल्थ और एक है इकोनॉमी। अगर हमने हेल्थ को ख्याल नहीं रखा तो इकोनॉमी का पलड़ा भी ऊपर नहीं काम कर सकेगा और उसका वजन कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या अलामात आने के बाद ही टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर अगर किसी को लगे कि वो किसी ऐसे शख्स से, अपनी फैमिली में, दोस्तों में किसी ऐसे शख्स से उसका कांटेक्ट हो गया है जिसको बाद में कोरोना का रिजल्ट जो है वो मस्बत आ गया है, तो उसे हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, क्योंकि हर चीज़ में एक कॉस्ट इफेक्टिव होती है। मेरी राय ये है कि इस वक्त अगर इंसान, हर बंदा ये समझे कि मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैं जिससे मिल रहा हूँ वो भी इन्फेक्टेड है, और एहतियाती तदाबीर करते जाए, तो टेस्ट कराने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वजह ये है कि टेस्ट आप आज करा लेंगे, लेकिन कल आप एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे, तो टेस्ट कोई प्रोटेक्शन का मेथडोलॉजी तो है नहीं। टेस्ट तो ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव, आज के दिन तक आप नेगेटिव या पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया अपने आप को, तो कल दोबारा इन्फेक्शन लग सकती है। तो अगर बहुत स्ट्रेस हो रहा है और आपको फील होता है कि आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में गए, आपके घर में बड़े हैं या ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, और आप समझते हैं कि अगर आपको पता चलना जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि गलती से आप ना चाहते थे उनको इन्फेक्शन लगा दें, तो आप बिल्कुल टेस्ट कराएं। लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश सबको ये करूंगा कि आजकल तो हर बंदे को समझना चाहिए मैं इन्फेक्टेड हूँ, और वो सारे एहतियाती तदाबीर करे कि अपने घर वालों को ना लगाए, और हर बंदे से जो वो मिले तो उसको भी ये सस्पेक्ट करे कि वो भी इन्फेक्टेड है, और उससे वही बचाव करे जैसे उसको एक इन्फेक्टेड पेशेंट से करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि बेस्ट टेस्ट कौन सा है अगर लोग स्क्रीनिंग के तौर पे कराना चाहें? बहुत से लोग साइकोलॉजिकली भी मुख्तलिफ सिम्टम्स का शिकार हो जाते हैं, तो उनको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, अब ये पूरी दुनिया में अलग अलग रूल्स चल रहे हैं, कोई इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। ये जब बीमारी 1 साल से ज्यादा हो जाएगी तो शायद हमें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन देखिए, सिलसिला ये है कि जो है PCR जो टेस्ट है, जो नाक से लिया जाता है, स्वॉब से, नेजोफेरेंजियल या थ्रोट से, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है पहले 10 दिनों के अंदर। तो ये तो बेसिकली एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। लेकिन ये है कि अमेरिका में और जगहों पे जो है वो एक एंटीबॉडी टेस्ट है, टोटल एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि FDA अप्रूव्ड है, 2 कंपनीज का आ गया है, वर्ल्ड में आया है, जो कि हर जगह से CE मार्क्ड है। वो लोग स्क्रीनिंग के लिए जरूर यूज कर रहे हैं जिनके अंदर कोई अलामात नहीं है, और वो देखना चाहते हैं कि हम इसको सस्पेक्टेड केस हैं कि नहीं है। अगर वो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसकी कॉस्ट भी कम है, फिर वो PCR अपना जो है वो अपना करा सकते हैं। सर, एक और चीज़ ये बताइएगा कि जिन लोगों को कोरोना का टेस्ट मस्बत आ जाता है और फिर वो एडमिट हो जाते हैं,
या अगर घर में आइसोलेट रहते हैं तो कितने दिन बाद वो टेस्ट कराना चाहिए, या अब जो नए प्रोटोकॉल्स आए हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर अलामात खत्म हो जाएं तो 3 दिन के बाद आइसोलेशन खत्म की जा सकती है बगैर टेस्ट के? नहीं, 10 दिन के लिए है, बिल्कुल 10 दिन के अंदर आप आइसोलेट रखते हैं अपने आप को। 10 दिन के बाद जो है वो आप बाहर निकल के काम अपना कर सकते हैं। फिलहाल ये स्टडी है, लेकिन अगर आपका ऐसे लोगों से ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है या बीमार हैं या बड़े हैं या उनके अंदर कोई और एलिमेंट्स हैं, तो फिर तो आपको पीसीआर कंफर्मेशन करनी चाहिए। मैं ये जरूर कहता चलूं कि जो लोग कोरोना से रिकवर कर गए हैं और उनको 1-2 हफ्ते हो चुके हैं और वो पीसीआर नेगेटिव हैं और एंटीबॉडीज उनके अंदर बन चुकी हैं, तो साथ साथ उनको अपना प्लाज्मा भी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि एक बंदे का प्लाज्मा जो है वो 2 जानें बचा सकता है और ये बहुत अच्छा एक सदका जारिया है। क्रिटिकल पेशेंट्स में ट्रायल के तौर पे देखा जरूर गया है कि जो प्लाज्मा थेरेपी ली गई है उनको वो लोग कम वेंटिलेटर्स पे गए हैं बल्कि रिकवर कर गए हैं। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, क्या ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा डायरेक्टली लगा दिया जाता है या इसको बाकायदा ट्रीट किया जाता है? कुछ लोग वो जो कॉस्ट आ रही है कह रहे हैं कि 2 से 10 लाख रुपए तक एक प्लाज्मा ट्रीटमेंट की कॉस्ट आती है, क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, ये नहीं दुरुस्त है। बेसिकली ये क्या है कि सिलसिला वो बहुत सारी डिफरेंट ट्रीटमेंट चल रही है। प्लाज्मा तो वो एक डोनर से निकालते हैं 1 लीटर के करीब, और एक पेशेंट को तकरीबन 400-500 ml लगता है 7 से 8 घंटे के अंदर, और कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है इसके अंदर। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो गया है और इसके अंदर तो ये पूरे पाकिस्तान में अब इसके अंदर बहुत काम हो रहा है और यही एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और सर ये भी बता दीजिएगा कि यानी कोरोना के लिए अगर कोई करीबी फैमिली में या दोस्त अहबाब में अगर कोई शख्स मौजूद हो तो उसको क्या एहतियाती तदाबीर दूसरे लोगों को इख्तियार करनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर तो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। मैंने जैसे आपसे गुजारिश करी है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि हर बंदे को हर वक्त ये समझना चाहिए कि वो इन्फेक्टेड है और अपने घर वालों को भी बचाए, और बाहर वाले को, सामने वाले को समझे कि वो भी इन्फेक्टेड है और अपने आप को बचाए। मास्क पहने, ग्लव्स पहने, हाथ साफ बाहर 20 मिनट में धोते रहें, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग, दूर एक दूसरे से बैठें, और कोशिश करें कि लोग कम्युनिकेशन जो है वो टेलीफोन से या सोशल मीडिया के थ्रू हो, फिजिकल मीटिंग्स वगैरह ना हो। अगर निकलना भी पड़े तो प्रॉपर मास्क, जो सर्जिकल मास्क है वो पहन के और ख्याल रखते हुए निकलें, और जब घर आएँ तो कपड़े पूरे साबुन में उतारें, कपड़े साबुन में डाल दें, फौरन शावर लें और फिर घर वालों से मिलें। जहन में यही रखें कि हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड होंगे। 30 से 35% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलामात आ रही होती हैं, लेकिन वो अलामात नहीं आ रही होती, लेकिन वो इन्फेक्टेड होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे और इस बात पे भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि कल मुझे खुद कुछ अलामात थी और डॉक्टर साहब ने फ़ौरन जो है वो स्टेप्स लेते हुए मेरा अपना टेस्ट कल अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया, और बहुत जल्दी यानी रात के 10 बजे तक जो है ये टेस्ट दे भी दिया गया था, जिस पे वाकई मतलब एक अच्छी सर्विस है जो ईसा लैब प्रोवाइड कर रहा है, और प्रॉम्प्ट टेस्ट हैं और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं, ना सिर्फ पीसीआर बल्कि उसके साथ साथ एंटीबॉडी टेस्ट भी अगर कराना चाहें तो वो भी मुमकिन है। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, यहाँ हम कुछ बात करना चाहेंगे। अब कोरोना के फैलाव के पेश नज़र स्कूलों को बंद किया गया, और पहले ये कहा गया कि 1 जून से स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद ये कहा गया कि 15 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही साथ 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जमात के जो तालिब इल्म थे उनको प्रमोट भी कर दिया गया 3% एक्स्ट्रा परसेंटेज देके, ताकि एग्ज़ाम्स और ये चीज़ों की वजह से अगर कोरोना का फैलाव बच्चों में हो सके तो उसे रोका जा सके। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस राफिया मल्ला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम राफिया मल्ला साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों की तालीम का सिलसिला दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, तो क्या हुकूमत कोई ऐसी तजवीज़ पर गौर कर रही है कि बच्चों के स्कूल्स को दोबारा खोला जाए? एक्चुअली आपने देखा है बुलंद कि हमारे मिनिस्टर एजुकेशन जो है सईद गनी साहब, आपने देखा है कि उनका स्टांस बहुत क्लियर है और वो बार बार कह चुके हैं कि हम बच्चों की जो सेहत है और जिंदगी है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
अब आप खुद भी देख रहे हैं कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि खुद हमारे जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं उनके अंदर कुछ लोगों को कोरोना हो गया है, जिसमें मैं शहजाद का नाम लूंगी। जाबी जमान भाई की डेथ ने भी हमें झंझोड़ दिया है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। और साथ साथ जब हमारे ऑफिस के स्टाफ को भी कोरोना हो गए हैं और बहुत से आसपास हमारे ऐसे अब तेजी से फैलता हुआ ये मर्ज है, ये वबा है जो बहुत महलिक और खतरनाक है। तो इस पूरे सिनारों में आप देखें जवान बच्चे जो है उनकी डेथ हो रही है और 1600 बच्चे कराची में सिर्फ इन्फेक्टेड है। और उनमें से आपने आज की रिपोर्ट सुनी है कि जो 10 बच्चे हैं उनको हार्ट जो है उनकी डिजीज जो है वो हुई है, वो कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने की वजह से। जी। तो इस पूरे सिनारों में हम ये अक्लमंदी नहीं है कि बच्चों को लाखों की तादाद में स्कूलों में छोड़ दें। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपके जो पाकिस्तान के जो बड़े हैं, आपने उनका 12 वजीर आजम पाकिस्तान और सीएम सिंध और मिनिस्टर एजुकेशन नासिर शाह साहब, सब ने, पूरी दुनिया ने, मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल एक अदा किया। सब चीखो पुकार में है कि आप घरों के अंदर रहें, जरूरत के टाइम पे बाहर निकले। तो आपने इस कौम के बड़ों का, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका आपने पूरा डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल जो SOPs का था वो अपनी आंखों से देख लिया। ये ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ पे आप कहते हैं कि लाखों के तादाद में हम बच्चों को स्कूल्स में डालें, तो जो छोटे बच्चे हैं इतने दिनों के बाद जब आपस में मिलेंगे तो क्या वो गले नहीं लगेंगे? क्या एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करेंगे? साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे? और उसके अलावा आप बताएं कि इतने जो हमारे स्कूल हैं वो 80 गज, 120 गज, 200 गज में है। वहाँ पे आपका जो क्लासरूम है वो SOP कैसे फॉलो करेगा? आपकी चेयर ही 15 या 20 आती है, तो क्या आप 7 चेयर रखकर बच्चों को पढ़ाएंगे? और ये बच्चे जो है वो बहुत वल्नरेबल हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक रजिस्ट्रार की हैसियत में तो ये कहती हूँ कि हमें सोचना होगा कि बच्चों की जिंदगी अहम है या एजुकेशन, और अगर बच्चे जिंदा होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन एक माँ की हैसियत में कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि इन केस अगर कोई डिसीजन आ जाते हैं कि जनाब स्कूल खोले जाएंगे, तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं अपने दोनों बच्चों का 1 साल जाया करूं, उनकी सेहत और जिंदगी जाया न करूं। ये मेरी अपनी एक जाती जो है वो राय है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या स्कूलों में टीचर्स को बुलाने की इजाज़त है? टीचर्स को बुलाया जा सकता है या फिर स्कूल मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे जब तक कि स्कूल खोले नहीं जाते 15 जुलाई तक? देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सईद गनी साहब ने जो स्टीयरिंग कमेटी की लास्ट मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ये बच्चे प्रोमोट होंगे। तो बच्चों को जो रिजल्ट कार्ड बनाएंगे और वो जो प्रोमोशन केसेस हैं, ऑब्वियसली उनको रिजल्ट देंगे तो वो अगले क्लास में जाएंगे। तो इस सिलसिले में टीचर्स जो है वो थोड़े थोड़े सेट्स में मतलब शॉर्ट स्लॉट्स में जा रहे हैं और अपने रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं। और हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फीस कलेक्शन के लिए इजाजत दी थी कि वो फीस के लिए अपना क्लरिकल स्टाफ है, अकाउंट सेक्शन है, वो खोलेंगे। तो इस तरह से स्कूल खुले हुए हैं। स्कूल मुकम्मल बंद है, एकेडमिक जो सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल बंद है। अच्छा मैडम, ये भी बता दीजिएगा कि क्या स्कूलों को ऑनलाइन तालीम के लिए अब इन हालात में अगर मज़ीद स्कूलों के क्लोजर को बढ़ाया जाता है तो क्या ऑनलाइन तालीम के लिए तरगीब दी जाएगी कि वो जूम के ज़रिए, गूगल ड्राइव के ज़रिए किसी तरीके से बच्चों को कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स, ईमेल के ज़रिए ये तमाम चीज़ें कर सकें? ये बिल्कुल, ये तमाम स्कूल जितने भी मैं प्राइवेट स्कूल्स को डील करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो IT में बहुत आगे हैं। और मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जितने भी एलीट स्कूल्स हैं उन लोगों ने जूम में और गूगल ड्राइव के थ्रू क्लास कंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास के स्कूल हैं और लोअर मिडिल क्लास के, वो भी जूम के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू अपने होमवर्क दे रहे हैं। क्लासेस का जो कंडक्ट करते हैं लेक्चर वो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं और जूम के थ्रू भी वो
क्लासेस ले रहे हैं, और ऑनलाइन के लिए 2 माह से ही कुछ स्कूल्स ने, जिनको देखा दो कि दूसरों ने भी फॉलो किया है, वो ट्रेनिंग ऑनलाइन की शुरू की है। तो ये ऑलरेडी वर्क में है, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सालों से वर्चुअल क्लासेस ले रही है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। अब क्योंकि कोरोना ने हमें घरों तक महदूद किया हुआ है, तो इस सिलसिले में वो पुराना वाला पूरा सेटअप जो है वो दोबारा से शुरू हुआ है। न सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस और ये वर्क में आ गए हैं, लेकिन हमारे मिनिस्टर एजुकेशन ने एक और भी बहुत अच्छा काम किया है, जो एजुकेशनल वेब का चैनल जो है वो भी दिया है, ताकि एजुकेशनल क्लासेस और इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज और रिलेटेड साइंस नेचर सीरीज ये सब बच्चे अपने घरों में देख सकें, ताकि बच्चे जो है वो दरस व तदरीस से जो है वो मानूस हो और उनका ज़ाया ना हो। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा मैडम कि बहुत से स्कूल्स जो हैं शुरू में 2 महीने की तो फीस 20% डिस्काउंट के साथ वाउचर भेजा गया, अब स्कूलों ने दोबारा से 100% यानी 100% फीस का वाउचर जो है वो देना शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से हुकूमत क्या कुछ स्टेप्स ले रही है कि वालिदैन को रिलीफ देने के लिए कुछ फीस कम की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे और फिर पूरी फीसें जमा करना ये तमाम लोगों के लिए या बेशतर लोगों के लिए जो वाइट कॉलर्ड लोग हैं, जिनके अपने कारोबार इस वक्त कम हो गए, उनके लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। कल भी के कोर्ट में केस है और उसकी हियरिंग है इसी सिलसिले में, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, तो मैं ये कहूंगी आपके चैनल के तवज्जुह से कि वो जो 20% डिस्काउंट है वो वैलिड है और वो जो है वो कैरी कर सकते हैं तमाम पेरेंट्स और स्कूल वाले कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो आपके तवज्जुह से मैं सब स्कूल वालों को कहूंगी कि बराए मेहरबानी ये शिकायत जो है उसका अजाला करें और 20% डिस्काउंट के साथ फी वाउचर्स इशू करें। और अगर किसी पेरेंट्स को ये कंप्लेन है तो हमारे कंप्लेंट सेल के नंबर्स मैंने पहले भी दिए हुए हैं और हमने बहुत से पेरेंट्स को रिलीफ दिलाया है। वो हमें भेज दें कंप्लेन तो हम उनका अजाला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राफिया मल्ला साहब रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि बच्चों की तालीम के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और ख़ास तौर पे कोरोना के फैलाव की वजह से जिस तरह से स्कूल को बंद किया गया और ख़ास तौर पे बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा रहा है, तो इसको मज़ीद कंटिन्यू रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब तक कि इस बीमारी का फैलाव रोक नहीं लिया जाता, उस वक्त तक कम से कम हम अपने बच्चों को ख़तरों में नहीं डाल सकते। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे जो कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में एक बिल्डिंग पहले झुक गई एक तरफ और उसके बाद ये बिल्डिंग मुनहदिम हो गई। काफ़ी लोग इसमें मौजूद थे। अब भी ये कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका फ़ोन पे राब्ता भी है, लेकिन फिर भी उन्हें अब तक इस मलबे से निकाला नहीं गया है। रेंजर्स और पुलिस के जो नौजवान हैं वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। क्या वजूहात हुई, इस बिल्डिंग के गिरने की क्या वजह थी, और फिर जबकि नोटिस दे दिया गया था तो बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर खाली क्यों नहीं कराया गया। और अगर हम माजी में देखते हैं तो ये हाल ही में दूसरा वाक़या है कि इस किस्म की बिल्डिंग जो है वो मुनहदिम हुई। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ अंसारी साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी थैंक यू। जी, मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या पोजीशन है, बिल्डिंग से कितने लोगों को निकाला जा चुका है और मजीद क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कितने लोग जिंदा या मुर्दा हालत में इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं। देखो बुलंद साहब, अपडेट ये है कि अब तक जो डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं उनकी तादाद 8 हो गई है। एक बच्ची मरियम की और एक 20 साल शाहिद की। शाहिद को जिंदा निकाला गया था और देखिए खुदा की कुदरत भी है कि ये 26 घंटों से मलबे तले दबा हुआ था। 22 साल नौजवान शाहिद फोन पे फैमिली से राब्ता था और आज जबकि हमने 9 बजे लाइव में भी इनके अजीज से बातचीत कराई थी कि इनसे राब्ता था, फैमिली से बातचीत हो रही थी कि मुझे यहाँ से निकाला जाए और इस अंदाज से निकाला जाए कि मेरे ऊपर जो भारी मलबा है वो मेरे ऊपर ना आए, जो जान का के लिए खतरा भी बन सकता था। लेकिन उसको निकाला गया और जिंदा निकल आया था। उसे पानी भी पिलाया गया था, अस्पताल ले जाया गया था कि दौरान अस्पताल ले जाने उसकी हलाकत हो गई।
और अब जबकि हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू का अमला काम तो अंजाम दे रहा है, लेकिन तंग गलिए हैं, इसकी वजह से जिस अंदाज में जिस तेजी के साथ काम होना चाहिए था वो काम अब तक नहीं हो पाया है। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ पर सब इकदाम देखने में आ रहे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, स्काउट्स के अदाकार है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो भी काम में रुकावट का बाइस बन रही है। देखें, ये बिल्डिंग लियारी में लियाकत कॉलोनी में जो 5 मंजिला थी, इस हवाले से 16 मार्च को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के साथ इंस्पेक्शन भी किया गया था 5 अफसरान के उसके दस्तखत के साथ। इसके बाद 18 मार्च को जो है कि इलेक्ट्रिक का महकमा हो या स्विस सदर्न गैस का हो या वाटर बोर्ड का है, इनको भी कनेक्शन वगैरह काटने के ऑर्डर हुए थे। इस पर अमल किया जाना चाहिए था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा, साथ साथ ये भी बताते चलूं कि ये बिल्डिंग गिरने के बाद से अब तक 6 मजीद जो करीब के बिल्डिंग थे उनको भी खाली करा लिया गया है। तो इस तरह सैकड़ों अफराद इस वक्त इसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द के जो है बिल्कुल बेघर हुए हैं, कैंप्स पर में उनको मुख्तलिफ से जो हाल है करीबी वहां पर रखा गया है। तो हजारों इस वक्त बेघर वो उन बिल्डिंग के रहायशी हुए हैं जो कि वहां पर मुकीम थे। उन 6 बिल्डिंग को खाली कराया गया है, तो वही परेशानी और मुश्किल एक उनकी इजाफा हो गया है। दूसरा, जो बिल्डिंग गिरी है अब तक मलबे तले बताया जाता है कि मुतअद्दिद लोग हैं। इस हवाले से एक शख्स जो कि समाज से महरूम था वो भी अपने प्यारों को ढूंढता हुआ आ रहा था। उसके जो अजीज और कारिब थे उन्होंने बताया कि इसके वालिदैन हैं, इसकी फैमिली के लोग हैं, वो भी इस बिल्डिंग में थे जिनका अब तक पता नहीं चल रहा है। क्या कहा जा रहा है हफीज अंसारी साहब, मुझे बताइएगा कि क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है? मलबे तले कितने लोग इस वक्त भी दबे हुए हैं? जी देखें, जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी है बताया जा रहा है कि सुबह से ये बिल्डिंग हिल रही थी। हिलने के दौरान बिल्डिंग खाली भी करा ली गई थी, लेकिन बाज लोग वक्फे वक्फे से बिल्डिंग में जा रहे थे कि अपनी अहम जरूरियात की चीज जो है वहां से निकाल लें। यही वजह थी कि वो अपनी अशिया अपनी चीजें निकालने के लिए वहां जा रहे थे और इसी दौरान जो है बिल्डिंग गिर पड़ी। एक जो बंगाली फैमिली है रफीकी, उनका कहना यह है कि वो फैमिली जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, उनको बारहा कहा गया कि देखें जान से ना खेलें और बाहर आ जाए, ये बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया। उनका यही कहना था उस वक्त तक, आखिर वक्त तक इलाका मकीनों के मुताबिक कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ कोई नहीं है, कोई दूसरा घर बार नहीं है, लिहाजा जिंदगी है या मौत है, हमारे इसी घर में आनी है। ये इसके बाद जब वो नहीं निकले उसके बाद वो अपने ही फ्लैट में रहे। इस बंगाली फैमिली के 11 अफराद जो बताए जाते हैं, जिसमें से 2 की अब शनाख्त हो पाई है, बाकी के अता पता अभी तक नहीं चल सका है। तो इस तरह जो तादाद को नहीं बताई जा सकती कि कितने लोग इस बिल्डिंग तले दबे हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अभी हैं जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि उनका किस जगह है, क्योंकि देखिए 5वीं मंजिल से 5वीं से 3rd और 4th फ्लोर पे बताया जाता है वहां लोग थे। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बता दीजिएगा कि इमदादी कार्रवाइयाँ जो जा रही हैं तो रेस्क्यू टीमों का क्या कहना है कि कब तक इस मलबे को क्लियर किया जा सकेगा या तमाम लोग जो खुदा न खास्ता इस मलबे के नीचे मौजूद हैं उनको निकाला जा सकेगा, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो? जो सूरत हाल में हम देख रहे हैं अभी इसमें मुझे 2 दिन और लग सकते हैं कि मुकम्मल जो है मलबे को हटाया जा सके या ऑपरेशन मुकम्मल हो सके। लेकिन जिस तरह तंग गलियों के अंदर जहाँ हैवी मशीनरी अपना काम नहीं कर सकती है, तो वहाँ सूरत हाल ये होती है कि वहाँ टेक्निकल अंदाज में जो मलबे को काट के सरियों को काट के जो है जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग होते हैं उनको निकाला जाता है। जाहिर इसमें फिर वक्त भी लगता है ना, यही वक्त जो है इनके लिए जान का खतरे का बाइस भी बनता है और यही सूरत हाल इस वक्त भी हम वहां पर देख रहे हैं। अब यहाँ भी ये सूरत हाल ये है कि बिल्डिंग बराबर में बिल्डिंग है, 6 मंजिल भी है, साथ में 7 मंजिल भी है, 5 मंजिल भी है, उसके साथ एक गाड़ी का अंदर जाना मुश्किल होता है। तो सूरत हाल के अंदर हैवी मशीनरी का काम करना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि जो रेस्क्यू का अमला अपना मुतारिक अंदाज में जो उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि जो मलबे तले लोग दबे हैं उनको जिस तरह भी हो सके बचाया जा सके। जी अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या वजूहात क्या बताई जा रही हैं, ये बिल्डिंग बनाने में क्या खिलाफ वर्जियाँ की गई थी, इसकी ओरिजिनल अप्रूवल जो है वो कितने मंजिले की थी और किस वजह से ये बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाली और फिर का शिकार हुई और फिर मुनद्दिम हो गई? जी हाँ, देखिए ये जैसे कि बताया तो जा रहा है कि 30 साल इस बिल्डिंग को हो गए हैं, लेकिन अक्सर हम बिल्डिंग देखते हैं कि 40-40 साल की भी उधर बिल्डिंग है,
लेकिन जो बिल्डिंग्स का मटेरियल है जो मेयारी नहीं होने की वजह से बताया जा रहा था, जो इंस्पेक्शन टीम ने लेटर के अंदर कोट भी किया था कि इसकी बीम्स हैं, पिलर्स हैं, वो बिल्कुल जो है खस्ता हो गए हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वजन को मजीद बर्दाश्त कर सकें। तो इंस्पेक्शन के अंदर जो उनके इंजीनियरिंग के टेक्निकल इंजीनियर के मुताबिक जो थे, जो इसको वजह बताई गई थी, वो यही बताई गई थी कि बिल्डिंग्स के जो आरसीसी छत वगैरह, पिलर्स वगैरह होती हैं, बीम्स वगैरह होती हैं, वो बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं, नाकारा हो गए। तो इसका मकसद ये है कि जो बिल्डिंग जिस वक्त बनाई गई थी तो उसके अंदर इतना मेयारी मटेरियल नहीं था कि ये 30 साल भी चल सके। तो यही वजह है कि उसके बाद जो है जब ये नहीं खाली की गई है और उसके बाद अब 3 महीने भी गुजर गए हैं, तो इस बिल्डिंग के साथ ये अचानक नागवार वाकया देखने में आया है। अच्छा चीज ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जैसे कि इसके हवाले से बताया जा रहा है, पगड़ी वाली बिल्डिंग है, तो पगड़ी वाली बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है अक्सर देखने में आ रही है। अक्सर बिल्डिंग को खाली कराने के लिए जो बिल्डिंग के मालकान हैं वो कोशिश करते हैं कि एसबीसीए को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो बिल्डिंग को मालकान खाली करा लें, क्योंकि पगड़ी पर रहने वाले वहाँ 40-50 साल से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उन बेचारों की कोई हैसियत नहीं होती, वो किराए के रहायशी की हैसियत होती है। तो ऑनर्स की ये कोशिश होती है, जिसकी बिल्डिंग 50 साल पुरानी हो गई है, तो कोशिश ये होती है कि इनसे मैं जान छुड़ाऊं, इन रहायशियों से, और नए बिल्डर्स के जरिए जो है मैं किसी के साथ मामला तय करूं और नई कंस्ट्रक्शन डले और एक फ्लैट जो कि 5-10 लाख में मैं खाली करा सकता हूं इन रहायशियों से, वो मैं जो आगे चल के 60-70-80 लाख 1 करोड़ तक बेचकर अपना बड़ा मफाद और मुनाफा कमा सकूं। तो इस सूरत हाल जो डिस्ट्रिक्ट साउथ में खासतौर पर ये देखने में आ रही है कि पगड़ी की जो बिल्डिंग है उनको खाली कराने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ हजारों लोग जो इस सिलसिले में परेशानी का शिकार हैं, जिनके 3-3, 4-4 नस्लें हो गई हैं इन पगड़ी की बिल्डिंगों में रहते हुए, लेकिन उनको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आता। यही वजह है कि 20 की तकरीबन बिल्डिंग ऐसी तादाद है जिनको खस्ताल करार दे दिया गया, खाली करने के लिए कह दिया गया, लेकिन वो खाली नहीं होती है। इसीलिए कि राशियों का यही कहना है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, खाली करने के लिए पहले हमें मुतबादिल जगह दी जाए, फिर हम खाली करने पर तैयार होंगे। बसूरत यह है कि जिंदगी है या मौत हमारी इसी घर के अंदर होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाफिज अंसारी साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे जिस तरीके से वॉयलेशंस की जाती हैं, नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, यही वजह होती है कि फिर जो कसीरुल मंजिला इमारत होती हैं वो मुनज़्ज़म हो जाती हैं। पहले भी हमने एक वाक़या देखा, लेकिन खुशकिस्मती से उस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बिल्डिंग में मुतअद्दिद नोटिस देने के बावजूद भी लोग यहाँ मौजूद थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनके पास चूँकि और कोई जगह नहीं है सर छुपाने की, इसलिए वो इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। कुछ लोग अपनी ज़रूरी अशिया निकालने के लिए बार बार इस बिल्डिंग में आ रहे थे, जा रहे थे, और फिर अचानक से ये बिल्डिंग मुनज़्ज़म हो गई। लेकिन अब इसके साथ मुल्लिक़ा जो 5 या 6 इमारतें मज़ीद थी उनको भी खाली करा लिया गया है। ये इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि शायद वो भी खस्ता हाल हों और वो भी गिर जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो तमाम लोग जो इस बिल्डिंग में मुकीम थे या ऐसी इमारतें जो कि खस्ता हाल हैं, जिनके गिरने का खदशा था, जो खाली कराई गई हैं, क्या वहाँ पे लोगों की मुतबादिल रिहाइश का कोई इंतज़ाम किया गया है या नहीं? इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। इस वक्त कमिश्नर कराची जनाब इफ्तिखार शलवानी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, ये इस बिल्डिंग के हवाले से, ये जो लियारी खड्डा मार्केट में बिल्डिंग मुनज़्ज़म हुई है, इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोगों को इवैक्यूएट किया गया है ख़ास तौर पे उस बिल्डिंग से और बाकी मुल्लिक़ा बिल्डिंग से, तो क्या उनकी रिहाइश का कोई मुतबादिल इंतज़ाम किया जा रहा है? जी डेफिनेटली हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और एसीज और हमारी फील्ड टीम्स लिस्ट बना रही हैं, और वो जो भी इसमें से जिनको हुआ है, जिनके घर ज़ाहिर है उनसे छिन गए हैं, और इसके जो मुल्लिक़ा बिल्डिंग्स हैं जो इस वक्त खतरनाक करार दे दी गई हैं, उनको भी हम खाली करवा रहे हैं। और उसमें डेफिनेटली उन्हें ऑल्टरनेट जगहें हम कोशिश करेंगे उन्हें दी जाएं, रेंटेड या सेफ प्लेस जहां वो अपनी फैमिली के साथ रह सकें। ठीक सर, ये जो रेस्क्यू का काम जारी है, इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या समझते हैं कितने दिन में ये रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? कम से कम जो लाशें या जो लोग अगर कोई इसमें जिंदा मौजूद है तो उसको निकाल लिया जाएगा और मलबा क्लियर कर लिया जाएगा? देखें जी, इसमें हमारी तमाम लॉ एनफोर्समेंट स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और फिर ऑफ कोर्स पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हमारे जो सिविल इदारे हैं, KMC, SPCA,
उन सब की टीमें इस वक्त मौजूद हैं, काम कर रही हैं। कुछ प्राइवेट एजेंसीज जो हैं हमारे एसी चीपा वाले, वो माशाल्लाह इसमें बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखें कि अभी ये जी कोई आधा घंटा पहले एक जिंदा शाहिद साहब थे, माशाल्लाह लकीली खुदा की रहमत से हमने उन्हें निकाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे 24 घंटे के बाद उनको निकाला, लेकिन वो अस्पताल पहुंच के अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जान से मतलब उनका मतलब वो नहीं बरकरार कर सके अपनी जान। और लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है। इस वक्त भी हमें कोई साइंस ऑफ लाइफ नजर आई हैं, उन पे लगे हुए हैं 24 घंटे इंशाल्लाह। ये जी जब तक आखिर वक्त तक एक बॉडी का हमें अकाउंट फॉर नहीं हो जाता, ये इंशाल्लाह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब कराची में ऐसे वाकयात होते हैं, बिल्डिंग्स गिरती हैं, मलबा इकट्ठा होता है, तो अब भी हम रिवायती चीज़ों का सहारा लेते हैं। अब तक सर कोई मशीनरी, कोई ऐसी चीज़ें जिससे साइंस ऑफ लाइफ पता चल सके? जिस तरह हमने ज़लज़ले के बाद देखा था कि बहुत सारी ऐसी मशीनरी बाहर ममालिक से आई थी जो साइन ऑफ लाइफ देख लेती है और बाकायदा ड्रिल करके, होल करके लोगों को बाहर निकालते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता सर? हैं जी, हमारे पास वी हैव पीपल हु आर डूइंग दैट। और इस वक्त हमारे पास जो इक्विपमेंट है, पिंडी से भी हमारी पाकिस्तान आर्मी की टीम आई, जो हमारे जो एयर क्रैश था उसमें भी इन्होंने मदद की थी, वो टीम इधर पहुंची है। हमारी 25 मैकेनाइज्ड डिवीजन जो है मलीर से, वो यहाँ पहुंची हुई है। तो वो है हमारे पास जी। लेकिन देखिए ये बड़ा ये सेंसिटिव ऑपरेशन होता है, बड़ा टेक्निकली इसको देखना पड़ता है, क्या चीज को उठाना है, किस जगह खोदना है, किस जगह मूवमेंट करनी है। लेकिन आप देखें यही था कि इस वक्त भी देखें 24 घंटे बाद भी कुछ वैक्यूम्स थे उस डेब्री में, जिसकी वजह से कुछ जानें हमने बचा लेने की कोशिश की और बचा भी ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो निकलने के बाद वो अपना जान अपने मतलब नहीं बचा सके और दम तोड़ गए। अच्छा सर, कुछ कोरोना के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि मार्केट्स खुली हैं, SOPs को फॉलो नहीं किया जाता, तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? क्योंकि फैलाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जो मार्केट्स में SOPs फॉलो नहीं हो रही हैं उनको सील किया जाए। देखिए जी, इस पे अब आपको मालूम है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पिछले दफा हमने काफी इस पे किया, हमने काफी मार्केट सील भी की थी, काफी जुर्माने किए और अभी भी हमारी टीम्स कर रही हैं। लेकिन इसमें देखें एक हुकूमत, एक फोर्स जो है, इतनी 2 करोड़ से ज्यादा का शहर है, हर एक को खुद नहीं चेक कर सकती। पुलिस या फौज या एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक मास्क पहने, हर एक सोशल डिस्टेंसिंग करें। दिस हैज टू बी डन बाय द पीपल देमसेल्व्स, हमारे लोगों में। और इसमें मैं आप मीडिया का बड़ा इसमें मैं आपसे ये एक अपील करता हूँ कि प्लीज इसमें हमारी मदद करें, हमारा साथ दें कि लोगों में ये अवेयरनेस दी जाए कि उन्होंने खुद ये अपने आप को हाथ साफ रखने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है। ये अगर लोग खुद नहीं करेंगे, अब जबरदस्ती ये करवाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि अब आवाम जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम हिफाजती तदाबीर का खुद ख्याल करेंगे ताकि कोरोना के फैलाव को कम किया जा सके। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताब पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।